इस कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को क्रैश होता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन इस प्लेन का पायलट सही सलामत होता है। ये एक अमेरिकन पायलट होता है। फिर देखते ही देखते यहाँ पर और एक प्लेन क्रैश होता है। ये एक जापानीज प्लेन होता है। ये दोनों प्लेन एक आइलैंड पर क्रैश हुआ होता है। फिर ये दोनों पायलट एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, क्योंकि ये 1944 का समय होता है और इस वक्त में चारों तरफ युद्ध होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय होता है। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में अमेरिका और जापान एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर दो बड़े बड़े हाथ आते हैं। ये हाथ एक बहुत बड़ा जीव का होता है। फिर यहाँ से कहानी कुछ साल आगे जाती है। यहाँ पर हमें बिल नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है। बिल मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है। बिल यहाँ पर सेनेटर नाम की एक आदमी से मिलने आया होता है। वो सेनेटर को एक आइलैंड का मैप दिखाता है। ये स्कॉल आइलैंड है, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है, और इस आइलैंड से होकर जो भी प्लेन या शिप जाते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। ये आइलैंड बरमुडा ट्रायंगल से भी खतरनाक होता है। बिल उसे कहता है कि इस जगह पे जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं, बल्कि वो किसी को मारने की कोशिश किया गया था, और अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। दरअसल बिल को पैसों की ज़रूरत होता है, पर सेनेटर उसे मना कर देता है। लेकिन जब बिल का असिस्टेंट कहता है कि 3 दिनों के बाद रसिया का सैटेलाइट वहाँ से गुजरेगा और उनके पास ये सारा इन्फॉर्मेशन होगा, जिसे सेनेटर इनको पैसे देने के लिए मान जाता है। फिर हमें कुछ आर्मी वालों को दिखाया जाता है। ये आर्मी वाले वियतनाम वार में होते हैं, पर वार खत्म हो चुका है। फिर हमें कर्नल बाकड़ को दिखाया जाता है, जो वार खत्म होने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। कर्नल को यहाँ पर उस मिशन के लिए एक कॉल आता है। कर्नल अपनी आदमियों के साथ उस मिशन में जाने के लिए मान जाता है। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। ये दोनों एक ट्रैकर की तलाश में आए होते हैं। ये दोनों एक आदमी से मिलते हैं जो इन कामों में माहिर होता है। इस आदमी का नाम कंड्राड है। फिर हमें एक फोटोग्राफर को भी दिखाया जाता है। इस फोटोग्राफर को भी इस मिशन के लिए बुलाया जाता है। अब ये सभी लोग एक शिप पर मिलते हैं। यहाँ पर इनको स्कल आइलैंड के बारे में कुछ बताया जाता है। इस आइलैंड में बस इनका यही काम होता है कि जमीन के नीचे क्या है ये जानना। फिर इनको बताया जाता है कि इनको किसी भी कीमत पर 3 दिन के बाद आइलैंड की नॉर्थ में जाना होगा, क्योंकि इनको वहाँ पर एक शिप मिलेगा। अगर कोई रह गया तो वो उस आइलैंड पर ही रह जाएगा। फिर ये सभी लोग अपनी मिशन पर निकल पड़ते हैं। पर ये लोग जब उस आइलैंड के पास पहुँचते हैं तो उस आइलैंड के चारों तरफ एक बहुत बड़ा तूफान होता है। फिर भी ये तय करते हैं कि ये आगे जाएंगे, और ये काम कर्नल के ऊपर छोड़ा जाता है, क्योंकि उसके आदमी ऐसे तूफानों का सामना करने में माहिर होते हैं। फिर ये लोग यहाँ से टेकअप करते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर उस तूफान की तरफ निकल पड़ते हैं। इनके सामने एक बहुत ही भयानक तूफान होता है। फिर भी ये आगे बढ़ चलते हैं। इस तूफान के अंदर बिजलियाँ चमक रहे होते हैं, पर ये लोग बहुत मुश्किलों का सामना करता हुआ इस तूफान से निकल जाते हैं। अब ये लोग पहुँच जाते हैं स्कॉल आइलैंड पे। साइंटिस्ट एक जगह पर उतर जाते हैं और अपनी मशीन्स को फिट कर देते हैं। फिर ये आर्मी वाले बॉम्ब फेंकना शुरू कर देते हैं। ये बॉम्ब किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं होता है, ये साइंटिफिक बॉम्ब्स होते हैं। इनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे रीडिंग मिल रहे होते हैं, पर तभी इनके ऊपर कोई पेड़ से हमला करता है। फिर देखते ही देखते वो चीज़ और एक हेलीकॉप्टर पे हमला कर देता है। ये जब देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कोई जीव होता है। ये लोग जब उसके ऊपर फायर करते हैं तो ये जीव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इनके ऊपर फिर से हमला कर देता है। वो एक एक करके सभी हेलीकॉप्टर्स को ख़त्म कर देता है, और कर्नल एक जगह पे खड़े होकर अपनी ये बर्बादी देख रहा होता है। फिर थोड़े देर जाने के बाद माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है। इनके कुछ लोग मारे गए होते हैं और कुछ लोग जिंदा होते हैं, पर ये सभी लोग अलग अलग जगह पर होते हैं। कर्नल एक जगह पर चापलिन नाम का एक सोल्जर को उसी जगह पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि चापलिन के पास बहुत सारा हथियार होते हैं और कर्नल किसी भी कीमत पर उस जीव को मारना चाहता है। कर्नल को एक जगह पर उसके कुछ आदमी मिल जाते हैं। यहाँ पर बिल भी होता है, जो इन सब को यहाँ पर लेके आया है। कर्नल बिल को गन पॉइंट पर ले लेता है और बिल को उस बड़े जीव के बारे में पूछते हैं। बिल कहता है, मैं 30 सालों से इस जीव को जानता हूँ और इस बात को मैं साबित करने की कोशिश कर चुका हूँ, पर मुझे कोई भी यकीन नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर लेके आया ताकि तुम इस जीव को मार सको। फिर हमें कंड्राक की टीम को दिखाया जाता है, जो इनको नॉर्थ की तरफ लेके जा रहा होता है। ये इनके रास्ते में एक बहुत बड़े जीव को देखते हैं, पर ये लोग शांत रहते हैं, जिसे वो इनके ऊपर हमला ना करके यहाँ से चला जाता है।
अब हमें कर्नल को दिखाया जाता है। कर्नल उसके लोगों को लेकर चैपलिन और उसकी हथियार को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, पर इनके ऊपर एक बहुत बड़ा मकड़ी हमला कर देता है। लेकिन ये लोग भी उस मकड़ी के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। कॉन्ड्रैक और उसकी साथी भी एक जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आदिवासी होते हैं जो इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो ये मामला शांत करवा देता है। ये आदमी वही अमेरिकन पायलट होता है जिसको हमने पहले देखा था। अब हमें चैपलिन को दिखाया जाता है जो एक जगह पे पानी लेने आया होता है। फिर यहाँ पर कॉन्ग भी आ जाता है, जिसे देख के चैपलिन एक जगह पे छिप जाता है। कॉन्ग उस फाइट में बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। वो यहाँ पर पानी पी रहा होता है, पर तभी उसके ऊपर एक ऑक्टोपस हमला कर देता है, लेकिन कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मार के खा जाता है। अब हमें हांक को दिखाया जाता है जो इन लोगों को इन आदिवासी कबीले में लेके आया होता है। हांक यहाँ पर इन लोगों की मुखिया से बात करता है। मुखिया इन सबको रहने के लिए इजाज़त दे देता है। हांक यहाँ पर 28 सालों से होता है, जिसे उसे यहाँ का हर एक चीज़ पता होता है। हांक इनको इन आदिवासियों के एक पवित्र जगह पर लेके जाता है। इस जगह पे इस जीव का एक बहुत बड़ा चित्र बना होता है। ये जीव कॉन्ग होता है जो इन आदिवासियों का भगवान और इस आइलैंड का किंग होता है। कॉन्ग इस आइलैंड का एक बहुत अच्छा राजा होता है। फिर हांक इनको एक जीव को दिखाता है। ये जीव होते हैं खोपड़ी राक्षस, जो बहुत ही खतरनाक और किसी को भी मार देते हैं। और इन्हीं राक्षसों ने ही कॉन्ग की पितामाता को मारा होता है। और कॉन्ग ही इस आइलैंड में एक ऐसा जीव होता है जो इन राक्षसों को हैंडल कर सकता है। फिर कॉनराड हांक को कहता है कि हमें 3 दिनों के अंदर इस आइलैंड के नॉर्थ में जाना होगा, जिसे हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर हांक उस पर हंसता है क्योंकि वो जानता है कि 3 दिनों में वहाँ तक चल के पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन हांक इनको एक बोट दिखाता है जो उसने और उसके जापानीज दोस्त ने मिलकर बनाया होता है। पर यह बोट अभी कंप्लीट नहीं होता है, जिसे ये सभी लोग मिलके उस बोट को तैयार करने लगते हैं। वो फोटोग्राफर इन कबीले वालों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। दरअसल कॉन्ग मासूम होता है और साथ ही दयालु होता है। बुरे तो कर्नल और बिल होते हैं। और कॉन्ग उस वक्त इन पर इसीलिए हमला किया होता है क्योंकि ये यहाँ पर बमबारी किया होता है, जिसे वो राक्षस जाग गए होते हैं। फिर दूसरे दिन ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारियां करते हैं। बहुत कोशिशों के बाद इनका बोट का इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किनारे में पूरे कबीले के लोग खड़े होते हैं। हांक इन लोगों की मुखिया के पास जाता है और इनसे अलविदा लेता है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये इस नदी में सफर करता हुआ आगे बढ़ चलते हैं। हांक का बस एक ही इच्छा होता है कि वो उसकी बेटे को एक बार देख सके, जिसको वो आज तक नहीं देखा है। इनको एक जगह पे सिग्नल मिल जाता है, जिसे ये कर्नल के टीम के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं। पर इन दोनों टीम को एक दूसरे का लोकेशन नहीं पता होता है, जिसे कर्नल एक फ्लेयर चलाता है जिसको ये लोग देख लेते हैं। फिर ये सब एक जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पे ये दोनों टीम एक साथ मिल जाते हैं। कॉनराड इनको नदी के रास्ते से नॉर्थ की तरफ जाने के लिए कहता है, लेकिन कर्नल चैपलिन के बिना यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं होता है। और चैपलिन वेस्ट की तरफ होता है, जहाँ पे वो राक्षस रहते हैं जो सबको खा जाते हैं। फिर भी ये सब तय करते हैं कि ये चैपलिन को ढूंढने के लिए जाएंगे। फिर ये सब वेस्ट की ओर बढ़ चलते हैं। ये एक जगह पे बहुत बड़े बड़े कंकाल देखते हैं। ये कंकाल कॉन्ग की पिता माता का होता है। ये सब देख के पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर ये लोग इस जगह से होके आगे जाने लगते हैं। यहाँ पर एक सोल्जर एक सिगरेट जला के फेंक देता है, जिसे यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। दरअसल यहाँ पे चारों तरफ पेट्रोल होता है, लेकिन इस विस्फोट से एक राक्षस यहाँ पर आ जाता है, जिसे ये सभी लोग किसी न किसी जगह पे छिप जाते हैं। वो राक्षस भी इनको ढूंढ नहीं पाता है। ये राक्षस यहाँ पर उल्टी करता है, जिसमें एक सर होता है और ये सर चैपमैन का होता है। मतलब चैपमैन मारा जा चुका है। जब मामला थोड़ा शांत हो जाता है तो ये सभी लोग बाहर निकलते हैं, पर वो राक्षस यहाँ पर बिल को खा जाता है, जिसे अब इस राक्षस और इनके बीच में फाइट होता है। इस राक्षस के ऊपर गोली का कोई असर नहीं हो रहा होता है। कर्नल उसे जला के मारने की कोशिश करता है, पर वो इसमें भी नाकाम हो जाता है। कॉनराड यहाँ पर बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। वो एक सोल्जर की जान भी बचाता है। राक्षस जितना भी खतरनाक हो, पर ये लोग किसी तरह से उसे मार देते हैं। फिर ये यहाँ से थोड़े आगे बढ़ चलते हैं। कर्नल अभी भी चैपमैन को ढूंढना चाहता है, लेकिन कॉनराड उसे वो लकीर दिखाता है और कहता है चैपमैन मारा जा चुका है। पर फिर भी कर्नल वहाँ पे जाना चाहता है क्योंकि उसे बहुत सारे हथियार चाहिए होता है। और अब इन सबको पता चल जाता है कि कर्नल उस हथियार ला के कॉन्ग को मारना चाहता है, जिसे इन लोगों में मुठभेड़ हो जाता है। पर कॉनराड यहाँ पर एक डील करता है। वो कर्नल को कहता है तुमको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सारे हथियार मिल जाएंगे, पर मैं इन सिविलियन लोगों को लेके बोट की तरफ जाऊंगा। कर्नल इस डील को मान जाता है। अब कॉनराड इनको लेके बोट की तरफ जाने लगता है,
पर ये लोग एक जगह पे रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन कॉनराड और फोटोग्राफर नदी को ढूंढने के लिए एक ऊंची जगह पे जाने लगते हैं और यहाँ पे ये 3 लोग इनका वेट करते हैं। कर्नल और उसकी साथी भी उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर में बहुत सारा हथियार होते हैं जो ये लोग अपनी प्लान के मुताबिक फिट करते हैं। अब ये दोनों भी एक ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये उस नदी को बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर इनके पास कॉन्ग आता है और वो इनको कुछ भी नहीं करता है और फोटोग्राफर पहली बार कॉन्ग को छूता है। यही एक होता है जो कॉन्ग को किसी ने पहली बार छुआ होता है। और तभी यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं जिसे कॉन्ग गुस्से से उस तरफ जाने लगता है। ये ब्लास्ट कर्नल ने करवाया होता है। कॉन्ग जब इनके पास चला आता है तो कर्नल आग जला देता है जिसे कॉन्ग उस आग में बुरी तरह से फंस जाता है। कॉन्ग उस आग में बुरी तरह से घायल हो जाता है जिसे वो धराशायी होकर जमीन में गिरता है। कर्नल कॉन्ग को बम से उड़ाने वाला होता है और तभी यहाँ पर कॉनराड, फोटोग्राफर और हांक आ जाते हैं। ये लोग कर्नल को कॉन्ग को मारने के लिए मना करते हैं पर कर्नल इनकी बात नहीं मान रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस आता है। ये राक्षस पहली वाली राक्षस से बहुत बड़ा होता है जिसे देख के ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कर्नल यहाँ पर मारा जाता है। कॉन्ग यहाँ पर उसके साथ लड़ता है पर वो घायल होने के कारण हार जाता है। ये लोग भी दौड़ता हुआ नदी के किनारे तक पहुँच जाते हैं लेकिन इनके पीछे वो राक्षस भी आ जाता है। यहाँ पर इनका एक साथी अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है जिससे वो इस राक्षस को बम से मार सके पर इसका कोई फायदा नहीं, वो खुद मारा जाता है। वो राक्षस फिर से इनके पीछे पड़ जाता है लेकिन कॉन्ग यहाँ पर आ जाता है। अब इन दोनों में एक घमासान फाइट होता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। वीवर यहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर ये सब देख रही होती है। एक सीन ऐसा आता है जब कॉन्ग जंजीरों में कैद हो जाता है तो ये राक्षस इनके ऊपर हमला करने के लिए आता है लेकिन वीवर एक फ्लेयर चलाता है जो सीधे उस राक्षस को लगता है। तब तक कॉन्ग भी आज़ाद हो गया होता है। फिर कॉन्ग भी उसके साथ फाइट करता है और इस बार कॉन्ग उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर वो उस राक्षस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। वीवर यहाँ पर पानी पे डूब गया होता है पर कॉन्ग उसे बचा लेता है और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। यहाँ पर बचे होते हैं आर्मी के 3 जवान और कॉनराड, हांक और वीवर और बिल का 2 असिस्टेंट। फिर ये नदी के सहारे आगे बढ़ चलते हैं। आगे इनको कुछ हेलीकॉप्टर्स आके रेस्क्यू करते हैं और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।